नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 और मैं श्रुति। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कुशीनगर से, जहां जनपद के कस्या थाना क्षेत्र के विशंभरापुर वार्ड नंबर 6 बाबा साहब आमटे नगर निवासी बलवंत गुप्ता उम्र 35 वर्षीय, पुत्र राधे गुप्ता, भारत कुशवाहा उम्र 34 वर्षीय, राजेंद्र कुशवाहा व मधुबन प्रजापति उम्र 33 वर्षीय, पुत्र सुईट प्रजापति बुधवार की सुबह करीब 11 बजे एक ही बाइक से सवार होकर कुशीनगर की तरफ आ रहे थे। वहीं बाइक लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग 28 स्थित भैंसा हैतिमपुर नाहर के पास पहुंचकर किसी वाहन को ओवरटेक करने लगे। इस दौरान अनियंत्रित होकर उनकी बाइक पुल से टकरा गई। दुर्घटना में बाइक सवार बलवंत और भारत की गंभीर चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां बोकारो परिसदन में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्वास्थ्य विभाग के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर पी नैयर के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई। बैठक में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रस्तावित आगामी 4 सितंबर के केंद्र की निकम्मी भाजपा सरकार द्वारा हॉस्पिटल के निकलने से रेड निकलता है और वहाँ के लोगों को हटाया गया। तो वहाँ के जितने भी रईस लोग हैं या जो इलाके हैं, सिर्फ गरीब लोग के लिए ही वो रेडिएशन है कि बाकी सब लोग के लिए भी? नहीं, मैं बिल्कुल लगातार उन क्षेत्रों में भी जाकर के दौरा करूंगा, लोगों से मिलूंगा इस वक्त, क्योंकि रिहायशी एरिया में हॉस्पिटल ओपी कैंसर से बीमारी का जो ख़तरनाक बीमारी अपने आप में एक गिना जाता है, आए दिन मौतें होंगी। तो सारा जिम्मेवारी जो भी हादसा होगा, जिस तरह से बीमारियाँ फैलेगी, इस पर पूरा इल्ज़ाम सांसद और विधायक का होगा, बोकारो के और लोकसभा धनबाद के विधायक मंत्री जी का होगा, सांसद जी का होगा। तो मुझे लगता है कि इस पे हम मांग करेंगे, भारत सरकार से मांग करेंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय से, कि रिहायशी एरिया में इस तरह का गंभीर बीमारी का हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी कल की घटना है कि बोकारो के जो स्थानीय विधायक हैं उनको बोकारो स्टील प्लांट के मेन गेट पे धरना देना पड़ा। वो एलिगेशन लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का बोकारो स्टील प्लांट के ऊपर। बीजेएस की हालत ठीक नहीं है, क्वार्टर का रेनोवेशन नहीं हो रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ के विधायक वो बड़ा कलाकार हैं, वो है ना। जब इलेक्शन आती है तो अलग अलग रूप में वो लोगों के बीच में दिखते हैं, क्योंकि उनके तरफ लोग आकर्षित होकर के उन्हें वोट दें। और हमेशा वो आवाज़ उठाएं, या चाहे बीजेपी आवाज़ उठाई है कि महंगाई के लेके। इस वक्त वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने विधानसभा में एक पत्रकार भाई ने उनसे 2-3 सवाल किया था, तो काफ़ी वो झल्ला गए थे उस वक्त। तो वो चिड़चिड़ा गए थे। उन्हें जबकि जवाब देना चाहिए था कि महंगाई की बात को उठाना चाहिए था। और सेल की बात जिस वक्त कर रहे हैं आप, सेल में कहीं ना कहीं इस वक्त चाहे तो उनके जो करीबी जो हैं लोग, जो ठेका जो लेते हैं लोग, उनके चाहे उनके कहीं ना कहीं त्रुटि आ रही होगी, या उनका कॉन्ट्रैक्ट ना मिल पा रहा होगा। तो मे भी हो सकता है कि उन चीज़ों को वापस लेने के लिए वो फिर से नया रूप दिखलाने के लिए वो इस तरह से रोड पे आने की कोशिश कर रहे हैं। वो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से 2 गुट में है। सांसद जी का अलग गुट है, विधायक जी का अलग गुट है। सांसद जी को लेकर के आपकी क्या ओपिनियन है? सांसद जी का वो मौन बाबा हैं, वो हमारे मौन बाबा हैं। ना कुछ विकास करते हैं, ना किसी तरह से किसी चीज़ों को डेवलपमेंट के रोड पे लाते हैं। वो लगातार बस मिठाई खाने के लिए, पान खाने के लिए बोकारो से धनबाद, धनबाद से बोकारो या फीता काटने आते हैं। आप देख लीजिए इन 6-7 सालों में क्या उनका विकास है, ज़ीरो है। ये लोग विकास की बातें करते हैं, पूरे देश में विकास की बातें करते हैं, मोदी जी विकास मैन हैं। तो हमारे वो विकास मैन है, ये विकास मैन है। मतलब ये ज़ीरो पे लेके चले आए हैं इस लोकसभा को, और विधायक जी हमारे लेके आए विधानसभा को ज़ीरो पे लेके चले गए। आप अलग अलग सेक्टरों की बात कीजिए, अलग अलग रोड नालियों की बात की, बिजली का जो हालत इस वक्त है, चाहे सरकार किसी की हो, मैं सपोर्ट इस बात का नहीं करता हूँ, क्योंकि आम जनता इस वक्त बेहाल है। गर्मियों में रात भर लोग परेशान हैं इस वक्त। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके पेरेंट्स सुबह उनको नाश्ता तैयार करने के लिए मतलब उनको अगरबत्ती या मोमबत्ती से सहारा लेकर के उनको नाश्ता तैयार करना पड़ रहा है। तो बहुत अफसोस लगता है इन चीज़ों। पावर कट की बात कर रहे हैं, सरकार आपकी है, जिम्मेवारी तो आपकी सरकार के ऊपर है। आप टारगेट कर रहे हैं विधायक को और सांसद को। मैं बिल्कुल सरकार की भी घोर निंदा करता हूं। मैं इस पर कहीं ना कहीं सरकार बिजली की जब बात कर रही है, तो अगर जिस तरह से 1.5 लाख 2 लाख हज़ार अगर झारखंड सरकार का भारत सरकार पर बकाया ना होता, तो आज हमारा यहाँ का बिजली का फुल पेमेंट ऑलरेडी हमारी झारखंड सरकार कर दी होती, जिसके वजह से ये हाल हो रखा है। डॉक्टर साहब, आप अचीवमेंट की बात कर रहे थे और अब क्रेडिट की भी बात कर रहे थे। विधायक ये मानकर चल रहे हैं कि एयरपोर्ट, मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, क्रिकेट स्टेडियम
वो अपने अचीवमेंट मानते हैं। तो फतेहगढ़ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में लगभग 1.5 करोड़ रुपए की कोकीन सहित अभियुक्त को धर दबोचा गया। अभियुक्त जावेद उर्फ बबलू के पास से 1 किलोग्राम कोकीन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये थाना कमालगंज के द्वारा साथ ही साथ दोबारा कर लो, दोबारा करवा लो, दोबारा रोल कर लो। सर क्या मामला है जिसका खुलासा किया? ये थाना कमालगंज के द्वारा एसओजी टीम और सर्विलांस टीम के साथ में सीओ अमृतपुर के नेतृत्व में एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का एक सदस्य है, उसे अरेस्ट किया गया है। उसके पास से 1 किलोग्राम कोकीन बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत करीब 1.5 करोड़ के करीब है। इसी के साथ साथ इसके जो 2 साथी हैं जिनसे ये कोकेन प्रोक्योर करता है, जिसमें से एक रहने वाला शाहजहाँपुर का है और उसके बाद ये दूसरा साथी जो कि टुंडला फिरोजाबाद का है, उसे ये यहाँ से कोकेन लेकर सप्लाई करता था और उसके बाद में ये दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में ऊंचे दामों पर इस कोकेन को बेचा करते थे और जो प्रॉफिट शेयर होता था वो आपस में बांट लिया करते थे। इसके अंदर हमें इनके पास से एक मोटरसाइकिल भी मिली है और साथ ही साथ जो इसके 2 साथी हैं उनको जल्द से जल्द इसके अंदर वो वांछित हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही जिस टीम ने ये काम किया है उसको इसमें 25,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है और जो थाना कमालगंज के द्वारा ये गुड वर्क किया गया है। थैंक यू। ये जो पकड़ा गया है, इससे पहले भी इसने कोई कार्य किया कि पहली बार ये पकड़ा गया है? अभी इसके बारे में जानकारी की जा रही है कि क्योंकि ये रहने वाला गुरसाईगंज का है, इसका नाम जावेद उर्फ बल्लू है और इसकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसके बारे में जानकारी की जा रही है कि पहले भी कहीं ये अरेस्ट हुआ है या फिर पहले भी इस तरह के कामों में संलिप्त रहा है या नहीं रहा है। बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस जो हैं इनके, वो पूरा हम उसकी जानकारी कर रहे हैं। इनका जो भी गैंग होगा उन सभी के बारे में जानकारी पूरी कर उनको अरेस्ट कर आगे गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी और टुकी कार्रवाई भी। अपने जिले में भी कोई इससे संबंधित है? इस व्यक्ति की जो गिरफ्तार किया गया है, इससे अपने जिले में भी कोई इसका कोई लिंक है क्या? अभी तक अपने जिले का इसमें कोई लिंक नहीं आया है। अभी तक जो सामने बात आई है वो यही है कि शाहजहाँपुर से प्रोक्योर करके ये आपके टुंडला फिरोजाबाद के अंदर इसको बेचा करता था और बाकी सर्विलांस टीम इस पर लगी हुई है कि यहाँ का कोई लोकल इनके साथ कनेक्टेड है या नहीं, उसके बारे में जानकारी की जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हापुड़ से, जहां शुगर सिंभावली गन्ना फैक्ट्री के गेट पर 1 दिवसीय भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक का जमकर धरना प्रदर्शन चला। इस दौरान किसान यूनियन शुगर फैक्ट्री पर पेमेंट के लिए अनेक शर्तों को लेकर किसान जमकर गरजे। साथ ही उन्होंने कहा कि शुगर फैक्ट्री में शर्तों के अनुसार पेमेंट नहीं हुआ। शुगर सिंभावली मिल ब्रिजनाथपुर गन्ना शुगर मिल अधिकारियों द्वारा निर्वतमान जिलाधिकारी एवं जिला गन्ना अधिकारी की अध्यक्षता में गन्ना भुगतान के लिए लिखित में समझौता किया गया था। मैं महाप्रबंधक गन्ना सिंभावली चीनी मिल विश्वास राज सिंह, जो आज हमारे यहाँ मासिक पंचायत किसान यूनियन की हो रही है, इसके बारे में कहना चाहूँगा। हमारा एक समझौता यूनियन के साथ हुआ था कि हम हर महीना बकाया गन्ना भुगतान का 50 करोड़ का भुगतान करेंगे। हम मार्च से लगातार प्रयासरत हैं, अपने खर्चों में कटौती कर किसी भी तरीके से हम 50 करोड़ का भुगतान हर महीने कर रहे हैं। 501 करोड़ का हमने गन्ना पिछले साल खरीदा था, जिसमें से 262 का भुगतान हमने कर दिया है। लगभग 238 करोड़ का भुगतान बकाया है। हम जल्दी से जल्दी भुगतान पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। ये क्या माना जा रहा है कि आपको कोई बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं है? हमारी फैक्ट्री एनपीए में है, हमारे अकाउंट्स एनपीए हैं, हमारे बैंक पे हमारे ड्यूज हैं, बैंक वालों के ड्यूज हमारे ऊपर। इस वजह से हमें कोई भी बैंक जो सीसीएल हमारी बनती है चीनी के अगेंस्ट, कोई सीसीएल हमारी स्वीकृत नहीं होती है। हम चीनी बेच के भुगतान करते हैं अपना। क्या आप मार्केट से इस चीज़ में पैसे मिल सकते हैं कि आपको जो गन्ना किसानों का भुगतान करेंगे आप? हम प्रयासरत हैं कि हमें कहीं मार्केट से पैसा मिल जाए। प्रयासरत हैं, बैंकों से हमें सीसी लिमिट हमारी नहीं स्वीकृत होती। जो कि किसान यूनियन में जो आपको टाइम दिया था उसमें खाली अब 2 महीने ही बच रहे हैं, तो इसके बारे में पेमेंट जो आप करेंगे तो कहाँ से कैसे होगा, कुछ बता सकते हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा चीनी इथेनॉल बेच के प्रयास करेंगे कि हम अपना मैक्सिमम भुगतान अगले 2 महीने पूरा कर लें। हम
जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था 50 करोड़ हर महीने देने का, उसमें आपने जुलाई के महीने में काफ़ी कम पैसे दिए थे, उसका क्या मामला था? जुलाई में क्योंकि इस बार ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा थी, 12 से 15 दिनों तक यातायात बाधित रहा, चीनी की लोडिंग सेल बंद रही। इस वजह से जुलाई के महीने हमारी उतनी चीनी की बिक्री नहीं हो पाई। बाकी महीनों में हमने 50 करोड़ पूरा भुगतान किया है। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के हापुड़ में थाना सिंबावली क्षेत्र के अंतर शुगर फैक्ट्री मिल पर हैं, जहां पर किसानों का पेमेंट के लिए धरना जारी हो गया है। जहां पर आप बार बार देखते हैं कि बिना किसान यूनियन के संघर्ष करे बिना शुगर सिंबावली मिल के कान पर कोई चींटी नहीं रखती, जिसके कारण आम जनता परेशान है। पैसे के लिए हरी बीमारी, पशुधन, अन्य के सिर दर्द है, जो किसान को बिन पैसे के लिए कोई आज सामान देने को मार्केट में तैयार नहीं है। 4 मई से काफ़ी परेशानी है। हमारे साथ किसान यूनियन से पूर्व सैनिक हैं मनवीर सिंह, आइए इनसे जानते हैं। सर, ये धरना चल रहा है, इसके अंदर क्या मामला चल रहा है पेमेंट को लेकर? फिर ये किसान यूनियन की मासिक पंचायत है जो हमेशा आज के दिन यानी कि 1 तारीख को होती है, और मेन मुद्दा जो पेमेंट है गन्ने का वो है, क्योंकि पिछला जो यहाँ धरना दिया गया था उसमें एक लिखित समझौता प्रशासन और मिल के साथ हुआ था कि कम से कम 50 करोड़ रुपया हर महीने देंगे और जो गन्ना पेराई सीजन शुरू होगा उससे पहले संपूर्ण भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन वो जो वादा किया गया है, जो लिखित में है, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। उसके संदर्भ में मिल प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि या तो गन्ना का पेमेंट पेराई सत्र से संपूर्ण कर दिया जाए, अन्यथा की स्थिति में किसान यूनियन को मजबूरन कोई कदम उठाना पड़ेगा और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। तो सर, ये जो बात बार बार चल रही है कि करोड़ों रुपए का मामला है और जिसको जीतने के लिए डीएम ऑफिस के ऊपर डीएम साहिबा के पास में कहा था हम इतना आपका पेमेंट करेंगे, उससे भी इन्होंने कम दिया, उस पर आपका क्या विचार है सर? नहीं, विचार यही है कि ये मिल जो प्रशासन है, मिल मालिक जो हैं, ना तो ये कोर्ट का आदेश मान रहे हैं, ना ये सरकार का मान रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री का नहीं मान रहे हैं, स्थानीय प्रशासन का नहीं मान रहे हैं। तो इससे तो यही प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं इन्हें चाह मिली हुई है और ये कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, ये पेमेंट के प्रति सीरियस नहीं, गंभीर नहीं है। तो आपने देखा, इन्होंने बताया है कि बिना युद्ध के पेमेंट देने को शुगर फैक्ट्री आज तक नहीं हुआ कि भी आपका पेमेंट पहुंच चुका है, आप सिरदर्द न करें। मगर किसान यूनियन के बिना संघर्ष के 1 रुपया भी किसान को नहीं मिल पाता है। जहां तक आप देख रहे हैं कि पीछे भी सर्दियों के अंदर किसान यूनियन ने लगभग 17-18 दिन यहाँ पर धरना दिया था। उसके अंदर इन्होंने किसानों से वादा किया कि आपका पेमेंट जो बहुत जल्द होने जा रहा है, लेकिन उसके उपरांत भी जवान से नाट कर पेमेंट को जितना कहा था उससे भी कम दिया है, जिसके कारण किसान यूनियन ने फिर आज अपना धरना जोड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बदायूं से, जहां भारतीय किसान यूनियन स्वराज के पदाधिकारियों ने थाने का घेराव किया। बाइकों पर हूटर लगाकर सड़क पर जमकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। किसान यूनियन स्वराज अपना अस्तित्व जमाने को लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार थानों पर प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हरदोई से, जहां थाना कासिमपुर क्षेत्र के गौसगंज में सुरक्षा की दृष्टि से कासिमपुर थाना प्रभारी हरिशंकर प्रजापति ने पुलिस चौकी गौसगंज चौकी प्रभारी नीरज कुमार सहित समस्त गौसगंज चौकी पुलिस के साथ गौसगंज कस्बे में पैदल मार्च किया, जिसमें उन्होंने संडीला से मल्लावा जाने वाले मार्ग व गौसगंज से कछौना जाने वाले मार्ग पर सख्ती से निरीक्षण किया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पर महासमुंद जिले में बसना थाना क्षेत्र के ग्राम खेमड़ा की वृद्ध महिला ने बेटे को जेल से छुड़ाने के लिए भीख मांगकर पैसे जमा कर रही थी। बेबस लाचार मां की 2 दरिंदों ने गला घोंटकर हत्या कर दी। बसना पुलिस ने 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर हत्यारों को जेल में दाखिल कर दिया। 29 अगस्त को विशाखा भोई वृद्ध महिला होटल के पाटे में मृत अवस्था में पड़ी मिली। हमें 29 अगस्त को प्रातः थाने में सूचना मिली कि एफसीआई गोदाम के पास संचालित एक होटल में एक बुजुर्ग महिला का शव मिला है। उक्त महिला की शिनाख्त विशाखा भोई उम्र 77 वर्ष के रूप में की गई। इसको कि प्रारंभिक दृष्टि में शव को देखने पर प्रतीत हो रहा था कि इसकी हत्या की गई है।
इस पर समझ हमारी थाना की टीम और साइबर टीम के द्वारा फॉरेंसिक विशेषज्ञ की इसमें मदद ली गई, जिसके द्वारा निरीक्षण किया गया और शव परीक्षण उपरांत यह चीज़ सुनिश्चित हुई कि इसकी जो हत्या है गला घोटने से हत्या की गई है। इस संबंध में लगातार फिर हत्या के कारणों को लेकर और कौन किन व्यक्तियों के साथ वह आखिरी बार देखी गई है, इसमें हमारी टीम ने पतासाजी की, तो जिसमें पाया गया कि कुष्टा यादव नामक जो व्यक्ति है, जो कि उसी के साथ मांग कर जीवन यापन किया करता था, आखिरी बार देखा गया है। तथा सुशील राणा, जो कि इस प्रकरण में उस होटल संचालिका खीरबाई राणा का बड़ा पुत्र है, जहां पर मृतिका सोती थी। कुष्टा यादव और सुशील राणा की भूमिका इसमें संदिग्ध पाई गई। इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, लेकिन दोनों ने ही इसमें उक्त महिला की गमछा से गला घोटकर हत्या करना कबूल किया गया। इसमें कुष्टा यादव भी है, वह भी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां जबलपुर के हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के बदमाश भाइयों ने नेशनल हाईवे स्थित मंडला बाईपास के किनारे 10,500 वर्ग फुट शासकीय भूमि पर टिन शेड का निर्माण कर डेयरी का संचालन कर रहे थे, जिसकी अनुमानित राशि लगभग 2 करोड़ 30 लाख रुपए है, जिसे शासन प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में कब्जा मुक्त कराया गया। आज गुरैया घाट में खसरा नंबर 99/2 की भूमि जो कि शासकीय है और इसी के बगल में भूमाफिया की भूमि है, लेकिन भूमाफिया के द्वारा शासन की बेस कीमत 10,000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट है। 10,000 स्क्वायर फीट ज़मीन पर कब्जा करके डेयरी बनाई गई थी। आज पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा, नगर निगम की टीम के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय एवं एसपी सर के निर्देशन में यहाँ पर भूमाफिया के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए डेयरी को तोड़ करके शासन की ज़मीन को मुक्त कराया गया। आज यहाँ गौर क्षेत्र के गुरैया घाट एरिया में एक डेयरी है, जिसमें अवैध रूप से करीबन 10,500 स्क्वायर फीट ज़मीन पर टीन शेड लगाकर डेयरी को बढ़ा लिया गया था। पुलिस प्रशासन के अमले की उपस्थिति में इस अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया है और लगभग 2 करोड़ 30 लाख की ज़मीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां वेदांता इलेक्ट्रो स्टील द्वारा स्टील बनाने में उपयोग किया पानी को इजरी नदी में बहाने के आरोप को सिरे से खारिज करने पर पूर्व मंत्री उमाकांत रजक ने गुरुवार को दर्जनों ग्रामीणों के साथ इलेक्ट्रो स्टील प्लांट के बगल से बहने वाली इजरी नदी का दौरा किया। दौरे में पूर्व मंत्री उमाकांत रजक ने मोदी जी के समीप इजरी नदी में वेदांता प्लॉट के दर्जनों जगहों से प्रदूषित पानी समाहित होते पाया। ये बताइए कि ये जो पानी, गंदा पानी जो नदी में बहाया जा रहा है वेदांता इलेक्ट्रो स्टील की तरफ से, क्या परेशानी होती है इससे? सर, हम लोग को जो रोज से चालू किए हैं कंपनी, उसी रोज से हम लोग को एकदम गंदा पानी फैलाता है और हम लोग मतलब नहाते हैं तो खुजली हो जाते हैं और बुखार हो जाते हैं, पशु भी नहीं पानी पीते हैं। यही प्रॉब्लम है और क्या। इसका शिकायत किए हैं? इसका शिकायत का है, अब कंपनी किसी तरह बंद। हाँ, पानी का शिकायत है। क्या क्या और परेशानी होता है? धुआं निकलता है। हम लोग को यहाँ कोई खेती करते हैं तो खेती में डस्ट छाई हो जाता है और होता है नहीं सिंचाई। और हम लोग का ऐसा जगह ऐसे मतलब पैसा के लिए तड़प रहे हैं, मतलब फसल भी मर जाता है। हाँ, फसल भी मर जाता है और उस पानी से नदी का पानी जानवर भी पीता है। हाँ, तो उसको तबीयत खराब हो जाते हैं। क्या नाम है आपका? रामपद गोप। जी, बताया जाए, आज आप पहुंचे हैं, इलेक्ट्रो स्टील का दिखाई दे रहा पानी नदी में गिर रहा है, क्या है, क्या मामला है? मामला ये है कि इलेक्ट्रो स्टील के द्वारा ये हमारा इजरी नदी चंदन क्यारी का लाइफ लाइन है, जिसमें कम से कम लाखों लोग इस पानी को यूज करता है और इलेक्ट्रो स्टील के द्वारा कचरा पानी और केमिकल पानी इस नदी में छोड़ रहा है। इसी के एवज में हम जो है इसका शिकायत लेकर हम डीसी के यहाँ 30 तारीख को पहुँचे थे और डीसी साहब को हमने कहा है कि इलेक्ट्रो स्टील के द्वारा हमारा जो लाइफ लाइन है चंदन क्यारी का इजरी नदी, उस नदी में कोयला का पानी, रासायनिक पानी, ये सारे पानी को छोड़ा जा रहा है। उसके कारण से पानी पूरा जहरीला हो गया है और उस जहरीले पानी के कारण से अगर यूज कर रहा है चंदन क्यारी का आदमी तो किसी को फोड़ा हो जा रहा है, फुंसी हो जा रहा है, खुजला रहा है और आज के समय में जानवर भी उस पानी को पीने के लिए परहेज कर रहा है। और ये जब शिकायत हमने किया तो इलेक्ट्रो स्टील का एक अधिकारी है, कोई वेंकट रमन एल करके, उसने कहा कि हम पानी नहीं छोड़ रहे हैं। जब उसकी स्टेटमेंट को हमने देखा तो हम उसको साक्षात रूप से आज यहाँ पर देखने के लिए आए और आप सभी लोगों को हमने बुलाया कि आप देख लीजिए कि पानी छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है। ये साबित हो गया कि इलेक्ट्रो स्टील इस नदी को
जो है गंदगी फैला रहा है और पानी को जहरीला बना रहा है। और अगर जो अधिकारी स्टेटमेंट दिया है कि हम पानी नहीं छोड़ रहे हैं, अगर उस अधिकारी को इलेक्ट्रो स्टील प्रबंधन अगर उसको तुरंत बर्खास्त नहीं करता है तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा और उसको जल्दी झारखंड से ही बाहर करना करे वो इलेक्ट्रो स्टील का प्रबंधन। दूसरे में है कि हम इसको अंतिम दम तक लड़ेंगे, क्योंकि चंदन क्यारी के लोग निरीह जनता है, सीधा साधे लोग हैं। लोग के साथ में ज्यादती की जा रही है। एक तो औने पौने दाम में ज़मीन लिया और औने पौने दाम में ज़मीन लेने के बाद लोगों का ज़मीन लेके कारखाना बसाया और बहुत ही कम लोगों को रोज़गार दिया। और रोज़गार भी दिया तो आज के समय में जो मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं, बाहर के मजदूर, उसके तुलना में यहाँ के मजदूरों को बहुत ही कम मजदूरी दी जा रही है। फिर भी लोग वहाँ काम कर रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है। दिन प्रतिदिन यहाँ के चंदन क्यारी के लोगों को, लोकल लोगों को, स्थानीय लोगों को जो बराबर जो है इसको निकाल बाहर करने का काम इलेक्ट्रो स्टील करती है। दूसरा में ये प्रदूषण का मामला है, प्रदूषण फैला रहा है। अगल बगल का गांव के लोगों के द्वारा धुआं से भी प्रदूषण हो रहा है, जो काफ़ी नया बीमारी लोगों को हो रहा है और उस बीमारी का इलाज करने के लिए सक्षम हमारा चंदन क्यारी का गरीब किसान आज नहीं हो पा रहा, जिसके कारण से लोगों को मृत्यु हो जा रही है। ये लड़ाई को हम लोग पूरा जो है ये झारखंड सरकार का जो कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड है, हम वहाँ तक ले जाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगा इस लड़ाई को हम लोग केंद्र सरकार तक भी पहुँचाने का काम करेंगे। खबर आ रही है पीलीभीत से, जहां पर अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीलीभीत जिला जज सुधीर कुमार पंचम के आदेशानुसार व सचिव अमित कुमार यादव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीलीभीत के निर्देशानुसार मनोज कुमार शर्मा पीएलबी ने न्यू लाइफ नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र गजरौला पीलीभीत का निरीक्षण किया। नशा मुक्ति केंद्र पर पीएलबी मनोज कुमार शर्मा के द्वारा नशा मुक्ति केंद्र पर औचक निरीक्षण किया गया। एक बता दी जानकारी कितने आते थे? 3 जने आते हैं। 3 जने आते हैं। अच्छा, खाने में आप आराम से अच्छा मिल रहा था ना? है किसी तरह कोई दिक्कत? सफाई में यहाँ सफाई खाने की व्यवस्था में, सफाई की व्यवस्था में, दवाई की कोई दिक्कत है? नहीं सर, नहीं है। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।